Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video today we are going to cover chapter 5th of class 6th history NCERT book. What books and burials tells us? हमें किताबों और कब्रों से जो है क्या पता चलता है। चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है जहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम मैरी है और वो लाइब्रेरी में जाती है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे ही स्कूल का घंटी बजता है, जैसे ही बेल बजता है, तो टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जो है अपने पीछे आने को बोलते हैं और वो जो है उन्हें लाइब्रेरी में लेके जाते हैं। और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पहली बार लाइब्रेरी में जा रहे होते हैं। तो मैरी जो है जैसे ही अंदर लाइब्रेरी में पहुंचती है तो वो ये देखती है कि जो लाइब्रेरी है वो क्लासरूम से काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे बहुत सारे जो है शेल्फ्स हैं जिनमें किताबें भरी हुई हैं। वो देखती है कि एक कॉर्नर में एक बहुत बड़ा सा अलमारी है, कपबोर्ड है, जिसमें बहुत मोटी मोटी किताबें भरी हुई हैं। वो जैसे उस शेल्फ को, उस अलमारी को खोलने की कोशिश करती है तो टीचर उसको बताते हैं कि वो जो अलमारी है उसमें अनेक धर्म के बारे में किताबें रखी हुई हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या वो वेदास के बारे में जानती हैं। मेरी जो है सोचने लगती है कि वेदास क्या होते हैं। वेदास जिसको हम हिंदी में वेद बोलते हैं, तो वेद क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में जो है हम वेद के बारे में पढ़ेंगे कि वेदास क्या होते हैं। वेद या वेदास जो हैं वो सबसे पुराने बुक हैं। ये जो है 4 टाइप के होते हैं। पहला जो है वो ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है और चौथा जो है अथर्ववेद है। सबसे जो ओल्ड वेदा है वो है ऋग्वेद है। ये जो है 3500 साल पहले इसको कंपोज किया गया था, लिखा गया था। इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का मतलब होता है कि वेल सेड, मतलब कि बहुत अच्छे से बोला हुआ। ये जो हाइम्स हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, इन्हें जो है बहुत सारे गॉडेसेस जो फीमेल गॉड है, मेल गॉड है, भगवान देवी देवताओं के जो है प्रेज में लिखा गया है। इसमें जो है 3 जो भगवान हैं, 3 देवता हैं, उन्हें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया गया है। जैसे अग्नि हो गए जो कि आग के देवता माने गए हैं, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता माने गए हैं और सोम जो है वो एक पौधा को कहा गया है जिससे कि एक स्पेशल टाइप का ड्रिंक तैयार किया जाता था। ये जो प्रार्थनाएं थी उन्हें जो है ऋषिस जो होते थे वो लोग कंपोज करते थे। जो प्रेस्ट होते थे वो जो है स्टूडेंट्स को इसे सिखाते थे, उसको बोल बोल के सिखाते थे, उन्हें रिसाइट करते थे, मतलब बोलते थे और उसको मेमोराइज करते थे। जैसे एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को, एक एक सेंटेंस को वो तोड़ तोड़ के जो है उन्हें सिखाते थे बहुत ही ध्यान से। ज़्यादातर जो हाइम्स थे, प्रार्थनाएं थे, उन्हें जो है मेल जो होते थे, जो पुरुष लोग होते थे, वो सिखाते थे और वही कंपोज करते थे और वही सीखते भी थे। बहुत कम ही ऐसी कुछ ही ऐसे हाइम्स हैं जिन्हें वुमेन ने कंपोज किया है। जो ऋग्वेद है वो जो है वो पुराने संस्कृत में है, जिसको वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। ये जो है हम आज का जो संस्कृत जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उससे ये संस्कृत बहुत ही अलग है। संस्कृत लैंग्वेज जो है वो भारत यूरोपियन इंडो यूरोपियन फैमिली जो है उस लैंग्वेज के फैमिली का ही संस्कृत भी एक हिस्सा है। कुछ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, कुछ लैंग्वेजेस इंडिया की जैसे कि असमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी एंड में, और बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश, ये सब इस फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इन्हीं सब भाषाओं से जो है निकल के आए हैं। इन्हें हम फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो कॉमन है। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे हम संस्कृत में मातृ बोलते हैं और उसी को जो है हिंदी में माँ बोलते हैं और उसी को जो है इंग्लिश में मदर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो मदर वर्ड है उसके 3 फॉर्म्स दिए गए हैं। संस्कृत में हम उसको मातृ बोलते हैं, हिंदी में माँ बोलते हैं और इंग्लिश में मदर बोलते हैं। और भी बहुत सारे फॉर्म्स में, जैसे कुछ लोग मम्मी बोलते हैं, कुछ लोग मॉम बोलते हैं, अलग अलग टाइप से हम बोलते हैं।
और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती थी, वो जो है डिफरेंट फैमिलीज़ को बिलोंग करती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो जो है टिबेटो बर्मन फैमिली को बिलोंग करती थी, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये सब जो है वो द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती थी। और जो झारखंड में जो लैंग्वेज बोली जाती थी, जो भाषा का प्रयोग होता था, वो जो है सेंट्रल इंडिया का पार्ट था और वो जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करता था। आज के टाइम में जो हम बुक्स यूज़ करते हैं वो या तो रिटन होते हैं या फिर प्रिंटेड होते हैं, पर जो ऋग्वेदा था वो या तो बोला जाता था, या तो बोल के सीखा जाता था या सुन के सीखा जाता था, उसको पढ़ा नहीं जाता था। ये बहुत सालों बाद, लगभग 200 साल पहले ही ऋग्वेदा को जो है प्रिंट किया गया है। उससे पहले जो है ऋग्वेदा जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं था। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। जो इतिहासकार थे उन्होंने ऋग्वेदा का जो है स्टडी कैसे किया। जो हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार, वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ही जो पुराने रिमेन्स मटेरियल्स जो उनको मिलते हैं, जो भी पुरानी टाइम के सामान मिलते हैं, उसी के बारे में जो है वो अतीत का पता लगाते हैं। पर सामान के अलावा वो जो है कुछ जो भी रिटन सोर्स मिलते हैं, जो भी लिखित स्रोत मिलते हैं, उसका भी वो लोग अध्ययन करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हिस्टोरियंस ने, इतिहासकार ने ऋग्वेदा का जो है स्टडी कैसे किया। कुछ जो हाइम्स है ऋग्वेदा का, वो जो है डायलॉग के फॉर्म्स में पाए गए हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो है एक डायलॉग दिया गया है, जो कि एक ऋषि है जिसका नाम है विश्वामित्रा, और दो नदियाँ हैं ब्यास और सतलुज, इनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ है एक डायलॉग के फॉर्म में। ये एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि कैसे जो ऋग्वेदा के हाइम्स है वो डायलॉग फॉर्म में प्रेजेंट थे उस टाइम पे जो है ब्यास और सतलज रिवर जो थी, उन्हें जो है ऐसे देवी के रूप में वर्शिप किया जाता था, गॉडेस के रूप में। यहाँ पे जो है ये कन्वर्सेशन दिया हुआ है विश्वामित्रा एंड द रिवर्स, मतलब विश्वामित्रा जो ऋषि थे और जो नदी थी ब्यास और सतलुज, उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ था वो डायलॉग के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है वो विश्वामित्र जो है वो रिवर से बोलते हैं, ओ रिवर्स, हे नदियों, जैसे गाय जो है वो अपने बछड़ों को जो है चाटती है, और जो घोड़े जो है वो जैसे फुर्ती के से चलते हैं, उसी तरह से जो है तुम भी जो है वो पहाड़ के नीचे आ जाओ। वो नदियों को ये कहते हैं कि तुम जो है चैरियोट की तरह, रथ की तरह जो है समुद्र में मूव कर रही हो, जो इंद्र ने जो तुम्हें पावर दिया है उसके सपोर्ट से। तुम्हारे अंदर बहुत सारा पानी है, बहुत जल भरा हुआ है, और तुम चाहती हो कि तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओ। उसके बाद जो है वो रिवर का डायलॉग है। तो रिवर कहती है कि हम जो नदियां हैं जो पानी से भरी हुई हैं, वो उसी रास्ते पे चलती हैं जिस रास्ते को ना भगवान ने बनाया है हमें चलने के लिए। हम एक बार जो है चलना शुरू कर देते हैं, मतलब कि नदी जो बहना शुरू हो जाती है, तो फिर हम रुक नहीं सकते। तो तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो ओ ऋषि। मतलब वो ऋषि को बोलती है कि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, कि हम तो उसी रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते को भगवान ने बनाया है हमारे बहने के लिए। तो फिर विश्वामित्र बोलते हैं, वो जो है रिवर्स को सिस्टर्स इंडिकेट करते हैं, मतलब बहन बोलते हैं, और ये कहते हैं कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, कि हम जो है वो बहुत दूर से अपने चैरियोट, अपने रथ से आए हुए हैं, तो प्लीज़ तुम अपने पानी का जो लेवल है उसको इतना ऊपर मत उठाना, ताकि हम जो है सेफली जो है सुरक्षित नदी को पार कर जाएं। फिर जो है नदी का डायलॉग है, जिसमें नदी ये कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारी प्रार्थना को सुन लेंगे और तुम सेफली क्रॉस कर जाओगे। तो हिस्टोरियंस ने ये पाया है कि ये जो हाइम्स हैं, ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये उसी एरिया में लिखी हुई पाई गई हैं जहाँ पे नदियाँ बहती थी। ये भी बताते हैं कि जो ऋषि होते थे, ऋषि मुनि जो सेज होते थे, वो उस सोसाइटी में रहते थे जहाँ पे गाय घोड़े जो है एक वैल्यूएबल एनिमल्स माने जाते थे।
इसीलिए जो है नदी को कंपेयर किया गया है हॉर्स और काऊ के साथ। कुछ और जो हाइम्स पाए गए हैं उनमें और भी नदियों के नाम हैं, जैसे कि इंदस और उसके ट्रिब्यूटरी के बारे में लिखा हुआ है, सरस्वती के बारे में लिखा हुआ है हाइम्स में, लेकिन गंगा और यमुना के बारे में सिर्फ एक बार ही जिक्र किया गया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियोट्स। कैटल मतलब पशु, हॉर्सेस घोड़े और चैरियोट मतलब कि रथ। ऐसे बहुत सारे प्रेयर्स पाए गए हैं ऋग्वेदा में जहाँ पे जो कैटल थे, पशु थे, या चिल्ड्रन जिसमें कि स्पेशली सन होता था मतलब कि बेटा, और हॉर्सेस, इनके भी प्रेयर्स पाए गए हैं। हॉर्सेस जो है, जो घोड़े होते थे, वो चैरियोट को मतलब रथ को खींचने के काम में उन्हें लाया जाता था, जिन्हें बैटल में लड़ाई लड़ने के लिए यूज़ किया जाता था। और ये जो है एनिमल्स को मतलब कैटल्स को कैप्चर करने के लिए ये बैटल्स होते थे। कुछ जो लड़ाइयाँ होती थी वो जो है लैंड के लिए भी होती थी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता था पैस्चर के लिए। पैस्चर मतलब जो चारागाह होता है, एंड फॉर कुछ क्रॉप्स को भी ग्रो करने के लिए लैंड को यूज़ किया जाता था, जो कि काफ़ी जल्दी तैयार हो जाते थे, जैसे कि बार्ली। और कुछ बैटल्स जो है वो पानी के लिए भी और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी लड़ी जाती थी। जब बैटल होता था, युद्ध होता था, तो उस समय जो भी वेल्थ मतलब कि धन संचय किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, उसको उसमें से जो है कुछ जो उसका लड़ाई में जो लीडर होता था मेन, वो रख लेता था। कुछ जो है प्रीस्ट को दे दिया जाता था, मतलब पुरोहित को दे दिया जाता था, और बाकी जो बचता था धन, वेल्थ जो बचता था, उसको जो है लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ जो है वेल्थ को जो है यज्ञ वगैरह करने में यूज़ किया जाता था। उस टाइम पे सेक्रीफाइसेस भी किए जाते थे, जो कि आग में ऑफरिंग्स जो भी चढ़ावा होता था उसको डाला जाता था। उस समय जो है भगवान देवी देवताओं को जो है ऑफरिंग्स दिया जाता था, जिसमें कि आग में जो है घी डाला जाता था, कुछ अनाज डाला जाता था, और कुछ केसेस में जो है जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, जो कि आज भी होता है। जैसे हम वो गोट वगैरह का बलि देते हैं, उस टाइप से कुछ होता था। ज़्यादातर जो युद्ध होते थे, जो वॉर्स होते थे, लड़ाइयाँ, उनमें जो पुरुष होते थे, मेन, वही पार्ट लेते थे। उस टाइम पे जो है कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं था, बट उस टाइम पे असेंबलीज़ होती थी जहाँ पे लोग जो है इकट्ठा होते थे, मिलते थे, और जो भी वॉर से रिलेटेड जो मैटर्स होते थे उसको वो लोग डिस्कस करते थे, और अपना लीडर भी चूज़ करते थे कि लड़ाई होगी तो हमारा लीडर कौन होगा। और लीडर वही इंसान होना चाहिए जो काफ़ी ब्रेव हो, बहादुर हो, उसमें लड़ाई लड़ने की क्षमता हो, काफ़ी स्किल्स उसके अंदर हो। तो वो लोग उस असेंबली में मिलते थे, बात करते थे, और फिर अपना लीडर भी चूज़ करते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, मतलब लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी विशेषता बताने के लिए कैसे शब्द प्रयोग किए जाते थे, यूज़ किए जाते थे। तो उस टाइम पे जो है लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे तरीके से बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते थे, जैसे कि वो क्या काम करते थे इसके आधार पे भी उनको डिस्क्राइब किया जाता था। वो कौन सी भाषा बोलते थे, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे, किस जगह से वो बिलोंग करते थे, कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे, कैसी कम्युनिटी में रहते थे, वो कैसा कल्चर जो है प्रैक्टिस करते थे। इन सब चीज़ों के आधार पे जो है लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। तो अब इस पॉइंट में जो है हम देखेंगे कि ऋग्वेदा में कैसे जो है लोगों को डिस्क्राइब किया गया है। तो ऋग्वेदा में जो है 2 ग्रुप्स हैं जिनको उनके काम के आधार पे, उनके वर्क के बेसिस पे उनको डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि पहले तो हो गए प्रिस्ट, जिन्हें ब्राह्मण्स भी कहा जाता था, और ये लोग जो है वो रिचुअल्स मतलब यज्ञ वगैरह, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह कराते थे। और दूसरे लोग जो थे, वो दूसरे ग्रुप के लोग थे, वो थे राजास थे। उस टाइम के जो राजास थे, मतलब उस टाइम के जो राजा होते थे, वो उन राजा की तरह नहीं होते थे जैसा कि हमने सुना है कि वो फैमिली बेसिस पे होता था, कि राजा का बेटा ही राजा होता था। तो ये राजा उस टाइप के नहीं होते थे। इनका जो है कोई भी कैपिटल सिटी नहीं होता था, कोई भी महल नहीं होता था, कोई आर्मी नहीं होती थी, और ना ही ये टैक्स कलेक्ट करते थे।
और इनके जो बेटे होते थे, जैसे अगर फादर राजा है वो मर गए तो उनके बेटे खुद ब खुद राजा नहीं बन सकते थे कि पिता के बाद बेटा ही राजा होगा, ऐसा नहीं होता था। बाकी लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए भी वर्ड यूज़ किए गए हैं। ऐसा कम्युनिटी मतलब पूरे समुदाय को डिनोट किया गया है। उन्हें जो है जन कहा गया है, जो कि हम अभी भी हिंदी में इस वर्ड को यूज़ करते हैं हिंदी लैंग्वेज में। और दूसरा वर्ड जो यूज़ किया गया है वो है विश, जो कि वैश्या से आता है। विश वर्ड जो है वो वैश्या से आता है। बहुत सारे विश और जो जन हैं उन्हें उनके नाम मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पे कुछ रेफरेंस दिया गया है, जैसे कि पुरु जना और पुरुविश, द भारत जना या भारतविश, यदु जना, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ऐसे लोग जो हाइम्स को, जो प्रेयर्स को जो है कंपोज करते थे, जो लोग इसकी रचना करते थे, वो खुद को जो है आर्यास बुलाते थे। और उनके जो अपोनेंट्स थे, जो उनके विरोधी थे, उसको वो दास या दस्यु कहते हैं। दस्यु या दास वो लोग थे जो लोग यज्ञ नहीं करते थे और वो शायद कोई अदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में इसका जो है स्त्रीलिंग भी आ गया, मतलब जो फीमेल्स होती थी उनको दासी बोला जाता था। इस सब दासी का मतलब होता है गुलाम। और दास और दासी जो है वो फीमेल मेल होते थे, वो स्त्री और पुरुष होते थे। जिनको जो है युद्ध लड़ा जाता था तो जिन्हें बंदी बनाया जाता था, वही लोग दास या दासी होते थे। और उन्हें जो है उनके जो मालिक होते थे, जो उनके ओनर होते थे, वो उनके प्रॉपर्टी बन जाते थे। और मालिक जो भी काम वो चाहता था वो दास या दासी को करना ही पड़ता था। जिस टाइम पे जो है नॉर्थ वेस्ट में ऋग्वेदा को कंपोज किया जा रहा था, उसी टाइम में जो है अदर एरियाज़ में जो है अदर डेवलपमेंट्स हो रहे थे। उनमें से कुछ डेवलपमेंट्स जो है हम देखेंगे। ये जो डेवलपमेंट्स के बारे में दिए हुए हैं, ये है साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, मतलब कि खामोश प्रहरी। सेंटिनल्स का मतलब प्रहरी होता है और मेगालिथ्स मतलब कि महापाषाणों की कहानी के बारे में दिया हुआ है। और सारी एरियाज़ में जो है इनकी रचनाएं हो रही थी। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, स्टोन बोल्डर्स होते हैं, उन्हें ही हम मेगालिथ्स बोलते हैं। मेगालिथ्स का मतलब ही है कि बड़े पत्थर। ये जो है बहुत ही अच्छे से लोगों द्वारा केयरफुली अरेंज किए जाते थे, जो कि यूज़ होता था ऐसा जो बरियल साइट होते हैं, जो कब्रों के निशान की तरह ये यूज़ होता था। मेगालिथ्स जो है मतलब कि बड़े पत्थर, जिन्हें महापाषाण कहते थे, इनका जो है कब्र बनाने का जो प्रैक्टिस जो था, वो प्रथा जो था, वो 3000 साल पहले शुरू हुआ था। और ये जो है पूरे डेक्कन में फैला हुआ था। पूरे डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में जो है ये फैला हुआ था। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि बीच में जो है एक स्पेस छोड़ा गया है, जो कि शायद कब्र है। और साइड में कैसे जो है पत्थर को काफ़ी अच्छे से अरेंज किया हुआ है, यही जो है वो मेगालिथ्स हैं। बड़े बड़े पत्थर अलग अलग शेप के काफ़ी अच्छे से अरेंज किए हुए हैं। कुछ जो है मेगालिथ्स जो है वो सरफेस पे, जो महापाषाण है ऐसे टाइप के जो कब्र हैं, वो ग्राउंड पे ही बनाए जाते थे। और पर कुछ जो होते थे वो अंडरग्राउंड होते थे। कुछ टाइम्स जो है आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे स्टोन बोल्डर्स, बड़े बड़े स्टोन जो है अरेंज मिले हैं। तो कभी कभी एक बहुत बड़ा पत्थर ही, सिंगल एक खड़ा हुआ पत्थर बड़ा सा ही ग्राउंड पे मिला हुआ है। ये जो है बस इंडिकेट करते हैं कि इसके नीचे जो है कोई बरियल है, कोई कब्र है। ये एक निशान के तौर पे ही यूज़ किया जाता था। ये सारे जो बरियल्स हैं, जितने भी कब्र हैं, इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ समानताएं हैं। जैसे कि जो भी मरा हुआ इंसान था उसके पास एक ख़ास किस्म का, मतलब एक अलग वैरायटी का जो है मिट्टी का पॉट पाया गया है, जो कि उसके साथ ही दफनाया गया है, जिसे काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से हम जानते थे, रेड एंड ब्लैक अर्थनवेयर।
इनके साथ ही मतलब कि पत्थर और जो आयरन था उसके वेपन्स मिले हैं, हथियार मिले हैं, घोड़ों के कंकाल मिले हैं तथा सोने के गहने भी मिले हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हड़प्पन सिटीज़ में आयरन यूज़ हुआ था? तो इसका आंसर होगा नो। जो हड़प्पा के लोग थे वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। लोगों के बीच जो सामाजिक असमानताएं थी, मतलब डिफरेंसेस थे, उनके बारे में पता करना। आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो बॉडी है, डेड बॉडी है, तो कंकाल के साथ जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं तो वो हो सकता है कि वो उसी इंसान को बिलोंग करता है। जब इन्होंने जो है कंपेयर किया तो कभी कभी किसी कब्र में जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती थी और किसी किसी कब्र में बहुत कम चीज़ें मिलती थी। यहाँ पे ये दिया गया है कि किसी एक आदमी के कब्र में जो है वो 23 सोने के मन के गोल्ड बिट्स, 2 स्टोन बिट्स और 4 कॉपर बैंगल्स पाए गए हैं। और एक दूसरा स्केलेटन है जहाँ पे बहुत ही फ्यू, मतलब बहुत ही कम पॉट्स पाए गए हैं। ये जो डिफरेंस है वो इन लोगों के बीच का जो डिफरेंस था कि इनका स्टेटस क्या था, फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, उसको बताता है। इससे पता चलता है कि कुछ लोग अमीर थे जिसके वजह से इनके कब्र में इतनी सारी चीज़ें पाई गई हैं। कुछ लोग गरीब थे जिससे कि ये कुछ पॉट से पाए गए हैं। कुछ जो थे चीफ थे और कुछ जो है वो फॉलोअर्स थे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेयर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कुछ जो मेगालिथ्स में जो बरियल्स थे वहाँ पे एक से ज़्यादा कंकाल पाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि मे बी ये किसी पर्टिकुलर फैमिली का मेगालिथ हो, जिसमें कि जब भी कोई फैमिली मेम्बर मरता हो तो उसको उसी मेगालिथ में, उसी बरियल में दफनाया जाता होगा। और जो मरने वाला इंसान था उसके बॉडी को जो है एक पोर्ट होल जो था उसके थ्रू उसको जो है उस कब्र में डाल दिया जाता था। और जो स्टोन सर्कल जो था, जो बॉल्डर था वो सरफेस पे, वो ये साइन था, एक तरह का साइन था कि ये जो है बरियल साइट है, ताकि इंसान जो है फिर से दोबारा वहाँ रिटर्न हो सके। अगर कोई दूसरा इंसान मरता है तो उसके जो है बॉडी को दोबारा से दफनाने के लिए उसी जगह पे उसको ला सके। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अ स्पेशल बरियल एट इनाम गाँव। एक कोई ख़ास बरियल है, कब्र है इनाम गांव में, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। ये जो साइट है वो है भीमा एक रिवर का नाम है जिसके ट्रिब्यूटरी जो है वो घोड़ है, उसके किनारे पे जो है ये साइट लोकेटेड है। इस जगह पे जो है 3600 से 2700 ईयर्स पहले जो है लोग रहते थे। यहाँ के जो लोग होते थे उन्हें जो गड्ढा होता था उसमें एकदम सीधा लिटा दिया जाता था और फिर उन्हें दफनाया जाता था। और उनका सिर जो है उसको जो है वो लोग उत्तर दिशा की ओर, मतलब नॉर्थ के साइड में सिर बरियल जो मतलब डेड बॉडी होता था उसके सर को वो नॉर्थ के साइड में, उत्तर में रखते थे। कई बार जो ऐसा भी होता था कि जो डेड बॉडी था उसको घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। और कुछ ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो उसको जो है पॉट्स की तरह, वेसल्स जो बर्तनों को वो जो है डेड बॉडी के साथ रख देते थे। एक इंसान का जो है कब्र पाया गया है जिसको एक 5 रूम वाले घर में, घर के आंगन जो होता है, जो बीच में जो ओपन एरिया होता है उसमें दफनाया गया था। और इसको एक काफ़ी बड़े से बॉक्स में दफनाया गया था। और ये जो घर था वो वहाँ का सबसे बड़ा घर था। ये जो घर था वो बस्ती के बीच में, मतलब जो वो साइड था उसके बीचों बीच में जो है सिचुएटेड था। और घर में जो है एक ग्रैनरी भी थी और जो बॉडी थी उसको क्रॉस लेग्ड पोजीशन में जो है दफनाया गया था, मतलब उसके पैर जो है वो मुड़े हुए थे।
अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल्स अस। कंकालों का जो अध्ययन है वो हमें क्या बताता है। जो बच्चों का स्केलेटन होता है, जो उनका कंकाल होता है, वो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किसी बच्चे का कंकाल है, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। पर उनके बीच में डिफरेंस कि जो बच्चे का कंकाल है वो लड़की का है या लड़का का है, ये डिफरेंस बताना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी जो है लोग कंकाल के साथ जो भी सामान मिलते थे उसके आधार पे, मतलब उसके बेसिस पे जो है उसका अंदाज़ा लगाते थे कि ये मेल का स्केलेटन है या फीमेल का है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि अगर कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो उसको मोस्टली ये बोल दिया जाता था कि ये किसी फीमेल महिला का कंकाल है, और अगर गहने नहीं मिलते थे तो उसको मेल का कंकाल, मतलब पुरुष का कंकाल मान लिया जाता था। पर इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि पुराने टाइम पे जो पुरुष होते थे, मेल होते थे, वो भी बहुत सारे ज्वेलरीज आभूषण पहनते थे। बाद में जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका निकल के आया कंकाल का को पहचानने का, जो कि मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़ पे बेस्ड। वो तरीका था कि बोन के स्ट्रक्चर को देखना। मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनका जो हिप और जो पेल्विक एरिया है वो थोड़ा लार्ज होता है, क्योंकि उन्हें जो है बच्चे को जन्म देना होता है, तो इस वजह से उनका हिप और पेल्विक एरिया थोड़ा बड़ा होता है मेल के कंपैरिजन में। ये जो स्टडी है ये मॉडर्न टाइम में पता चला, ये मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़ है। अभी से लगभग 2000 साल पहले जो है एक चरक नाम के एक काफ़ी ही फेमस फिजिशियन थे। उन्होंने मेडिसिन से रिलेटेड एक बुक लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता। वहाँ पे वो ये बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो है 360 बोन्स होते हैं, जो कि आज के टाइम से काफ़ी ज़्यादा है। पर जो चरक थे उन्होंने 360 बोन्स इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने तिथ और हमारे जो कार्टिलेज होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, इन सब को काउंट करके उन्होंने 360 बोन्स बताया था। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। जो इनाम गांव के बारे में अभी हमने देखा, वहाँ पे क्या व्यवसाय था, क्या ऑक्यूपेशन लोग करते थे। इनाम गांव में जो है आर्कियोलॉजिस्ट को जो है गेहूँ, चावल, जौ, पल्सेस, बाजरा, पी, सीसम, इन सब चीज़ों के जो है सीड्स मिले हैं, और बहुत सारे एनिमल्स के जो है बोन्स में मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं, जिसको देख के ये पता चलता है कि ये जो एनिमल्स थे वो ऐसे फूड यूज़ हुए होंगे। इनमें जो है कैटल्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि बफेलो, गोट, सीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, एंटीलोप, मंगूस, हेयर, बर्ड, क्रोकोडाइल, फिश, क्रैब, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के भी एविडेंस पाए गए हैं, जैसे कि बेर, अमला, जामुन, डेट्स, और भी वैरायटीज़ ऑफ बेरीज यहाँ से कलेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये जो है हर चैप्टर के एंड में जो एल्सवेयर दिया रहता है, तो यहाँ पे ये एल्सवेयर हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ चाइना के बारे में शायद दिया हुआ है, जो कि चाइना को अपने एटलस में जाके देखना है। ये 3500 ईयर्स पहले की कुछ एविडेंस मिले हैं जो कि चाइना में मिले हैं। यहाँ पे कुछ रिटन एविडेंस मिले हैं जो कि एनिमल बोन्स, मतलब कि जानवरों के हड्डियों पे कुछ लिखा गया है, जिन्हें हम ओरेकल बोन्स कहते हैं। क्योंकि इन्हें ओरेकल बोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में यूज़ होते थे। जो स्क्राइब्स होते थे, लिपिकार जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, तो किंग्स जो है इन जानवरों के हड्डियों पे उनसे कुछ क्वेश्चंस लिखवाते थे, जैसे कि अगर कोई युद्ध होने वाला है तो क्या वो उस बैटल को जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होंगी, क्या उनको पुत्र की प्राप्ति होंगी। और ये जो भी क्वेश्चन होता था राजा उसको लिखवाते थे वो उस बोन्स पे, हड्डी पे, और फिर जो है उस बोन को, हड्डी को जो है फायर में डाल दिया जाता था। और फायर में डालने पे जो हीट होता था, तो फायर की वजह से, हीट की वजह से उस हड्डी में क्रैक आ जाता था, दरार आ जाता था। तो उस दरार को जो है पढ़ के जो भविष्यवक्ता था, जो
फॉर्चून टेलर था, वो जो है उस क्रैक्स को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखता था और उसकी बेसिस पे जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता था, भविष्य को बताता था। तो हम ये इजीली समझ सकते हैं कि इस टाइप से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में इसमें कितनी सारी गलतियाँ होती थी। ये जो राजा होते थे वो महलों में, सिटीज़ में रहते थे। इन्होंने बहुत सारे जो है वेल्थ जो है, बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था, जिसमें बहुत सारे ब्रोंज के जो बर्तन थे डेकोरेटेड हुए, काफ़ी अच्छे थे। पर इन्हें जो है आयरन के यूज़ के बारे में पता नहीं था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।